बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम अपने वादे के मुताबिक हम मॉडर्न फिजिक्स का एक नया लेक्चर लेके आए हैं, एक नया टॉपिक जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें हम आपको बताएंगे कि आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बयान करके कैसे मशहूर हुआ और उसको नोबेल प्राइज कैसे मिला। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम जानते हैं कि डुअल नेचर के बारे में। जो लाइट और मैटर हमारे पास दोनों होते हैं, वो दोनों डुअल नेचर रखते हैं। अब डुअल नेचर क्या चीज है, मतलब क्या है कि वो वेव नेचर भी रखते हैं और पार्टिकल नेचर भी रखते हैं। हम सबसे पहले बताते हैं कि जो लाइट होती है वो वेव नेचर भी रखती है, जबकि पार्टिकल नेचर भी रखती है। वेव नेचर को एक्सप्लेन किया जाता है इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन की मदद से, जो लाइट के बिहेवियर है। जबकि पार्टिकल नेचर का हम इसको एक्सप्लेन करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से, जो कि आज का हमारा टॉपिक भी है। हम इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे आइंदा। ठीक है, इसी लेक्चर में। दूसरे नंबर पे हमारे पास मैटर है। मैटर भी हमारे पास डुअल बिहेवियर रखता है, डुअल नेचर रखता है। पहले नंबर पे पार्टिकल नेचर है। पार्टिकल नेचर हमें एक्सप्लेन किया था डी ब्रोगले हाइपोथेसिस ने। हमें ये पार्टिकल नेचर बताया था कि मैटर का, इलेक्ट्रॉन का डुअल पार्टिकल नेचर कैसे होता है। ठीक है, इसी तरह मैटर का वेव नेचर भी होता है, जो कि डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट हमें बताता है। ठीक है, इसको भी हम आइंदा आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लाइट जो हमारे पास है उसको बिहेवियर शो करते हैं कि वो लाइट किस तरह होती है हमारे पास। इन 1675 न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी लाइट के बारे में, जो कि कार्पस्कुलर थ्योरी थी, जो कि बहुत ही मशहूर हुई थी उस वक्त। उस थ्योरी में हमें बताया गया था कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल्स के तौर पे बिहेव करती है, मतलब लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, अब क्योंकि उस सदी का न्यूटन बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट था, तो किसी भी दूसरे साइंटिस्ट ने हिम्मत नहीं की कि न्यूटन की थ्योरी को गलत साबित कर सके। लेकिन जैसे ही हम 18वीं सदी स्टार्ट हुई, जिसमें 1801 में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट हुआ, जिसमें बताया गया कि लाइट का जो बिहेवियर होता है वो तो वेव की फॉर्म में होता है। फिर बाद में एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव किया गया, जिसमें पोलराइजेशन ऑफ द लाइट के बारे में हमने पढ़ा, इंटरफेरेंस ऑफ द लाइट के बारे में पढ़ा, एंड डिफ्रैक्शन ऑफ द लाइट के बारे में पढ़ा। ये सारे हमें बताते हैं कि लाइट का जो बिहेवियर होता है वो के वेव की तरह का होता है। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर सारे यही मानते रहे कि लाइट वेव की फॉर्म में ही होती है। ठीक है, अब 1905 में आइंस्टाइन ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसका नाम था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसमें उसने बताया कि लाइट का जो बिहेवियर होता है वो पार्टिकल होता है। लाइट यानी कि पार्टिकल की तरह होती है, पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। तो उससे ये माना गया बाद में कि लाइट दोनों तरह बिहेव करती है। लाइट जबकि वेव नेचर भी रखती है और पार्टिकल नेचर भी रखती है। अब हम जानते हैं, हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि हमारे पास है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है। हमारे पास एक मेटल सरफेस है। दिस इज सपोज करेंगे एक हमारे पास मेटल सरफेस है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आपको पता है सबको कि मेटल सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात एक याद रखें आप, हमने मेटल सरफेस ही क्यों लेना है, हम कोई और क्यों नहीं ले सकते, हम उसकी कोर को क्यों नहीं ले सकते, हम सरफेस पे ही हमेशा हमने क्यों रहना है? क्योंकि इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसके पास एक जगह ऐसी होती है जिसमें फ्री होती है, जिसमें वो निकल सकते हैं। ठीक है, उस यानी कि मेटल में से उसको छोड़ सकते हैं। ठीक है, जबकि अगर हम कोर में देखें, कोर में तो ऐसा नहीं हो सकता। कोर में ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोर में उसके चारों तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसके न्यूक्लियस का मौजूद होता है, उसको अपनी तरफ वो अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर सरफेस पे, मेटल सरफेस पे उसके पास एक ऐसी जगह होती है जिसको वो छोड़ के जा सकता है, जिससे बाहर निकल सकता है, जिसे हम, इसलिए से हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमेशा मेटल की सरफेस पर ही होते हैं। अब हम जैसे ही लाइट इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर गिरेगी, जैसे ही लाइट इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर गिरेगी, अब वो लाइट कैसी होगी? वो लाइट हाई फ्रीक्वेंसी की होगी। ठीक है, अब जो लाइट होगी वो हमारे पास कैसी होगी? हाई फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, और जैसे ही इसमें से लाइट गिरेगी तो क्या होगा, ये जो मेटल है ये एनर्जी उससे ले लेंगे लाइट से। ठीक है, E इज इक्वल टू एच वी होता है, आपको पता है।
उससे एनर्जी लेंगे तो इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो ये इस सरफेस से बाहर निकलेंगे, इस सरफेस से क्या करेंगे, बाहर निकलेंगे, और इसी इफेक्ट को हम क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है। अब सवाल ये है कि जब एनर्जी ज्यादा हो जाएगी तो ये सरफेस से बाहर क्यों निकलेंगे। ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल आपको, बहुत ही मशहूर एग्जांपल है, हम मैं अक्सर क्लास में भी बताता होता हूँ कि अगर देखें एक बंदे के पास ज्यादा पैसे आ जाएंगे तो हम उसे कहते हैं कि वो अपनी औकात से बाहर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है। वैसे ही सेम इसी तरह इसी सिचुएशन में यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि अगर इलेक्ट्रॉन्स के पास ज्यादा एनर्जी आ जाएगी तो वो एक्साइटेड स्टेट में जाने की कोशिश करेगा। जब एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो यहाँ से निकलेगा और इससे बाहर की तरफ जाएगा, और इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसकी डेफिनेशन ये है, द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द इजेक्शन और रिलीज ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मटेरियल। ठीक है। अब इसमें मटेरियल कौन सा है, जनरली मेटल, आमतौर पे हम मेटल ही लेते हैं, मेटल ही लेते हैं। व्हेन द रेडिएशन ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी फॉल ऑन देम, कब निकलेंगे, जब हाई फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन इस पर फॉल करेगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स इसमें से बाहर निकल जाएंगे, इजेक्ट हो जाएंगे। इसी को हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं, इजेक्ट होते हैं, वो तीन तरह के तरीके से हो सकते हैं, तीन तरीके से वो बाहर निकल सकते हैं। नंबर वन हमारे पास है, ये हमारे पास है थर्मोमीशन। थर्मोमीशन में हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास एक मेटल सिलेंडर में, लेकिन जैसे ही हम इसे हीट करेंगे, इसे हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट प्रोवाइड करने से क्या होगा, इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाएंगे। दूसरा तरीका हमारे पास है फील्ड एमिशन का। फील्ड एमिशन हमारे पास क्या है कि हमने दोनों तरफ फील्ड अप्लाई किया, एक तरफ पॉजिटिव फील्ड अप्लाई किया, दूसरी तरफ नेगेटिव फील्ड अप्लाई किया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया मेटल सरफेस पे, तब भी हमारे पास क्या होगा, तब भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की इमिशन इजेक्शन होगी। ठीक है। तीसरे नंबर पे हमारे पास जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है, वो है जब हम लाइट फॉल करवाएंगे मेटल सरफेस पे, जब हम लाइट फॉल करवाएंगे मेटल सरफेस पे, तो ये हमारे पास ये रेड कलर के आप देख रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसमें से क्या करेंगे, इजेक्ट कर जाएंगे। ठीक है। तो ये तीन तरीके हैं जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है। हमारा जो टॉपिक है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और हमने उस पर लाइट फॉल करवा के इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन करवानी है। ठीक है। अब हम जान लेते हैं, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा जो कि है वर्क फंक्शन। ठीक है। वर्क फंक्शन बेसिकली क्या चीज है, अब ये अकेला वर्क नहीं, ये है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई के साथ। ठीक है। इस वर्क फंक्शन हमारे पास क्या है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इंड्यूस फोटो emission ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ए मेटल सरफेस। ठीक है। एंड द वैल्यू ऑफ द फाई डिपेंड्स ऑन द मैटर। अब इसमें बताता क्या है कि हमारे पास जो वर्क फंक्शन वो फाई होता है, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब इतनी कम से कम इतनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड होती है कि मेटल को हम मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल सके। ठीक है। वो हमारे पास क्या कहलाता है, वर्क फंक्शन कहलाता है, और इसकी जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है मेटल्स पे कि मेटल कैसा है। ठीक है। मेटल किस तरह का है, मेटल का बिहेवियर कैसा है। ठीक है। और इसको मेजर करते हैं हम हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है। इसकी ये क्वेश्चन है, एच एफ इज इक्वल टू ई काइनेटिक मैक्स प्लस फाइव। ठीक है। अब इसमें जो एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी है, जो कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, ये क्या होती है ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। एच एफ हमारे पास क्या है, फोटोन की एनर्जी है। ठीक है। एच एफ हमारे पास क्या है, फोटोन की एनर्जी है। अब हमारे पास देखें, इसमें वो बताता है कि अगर हमारे पास जो एनर्जी होती है वो ग्रेटर हो जाए वर्क फंक्शन से, ये थोड़ा सा नजर नहीं आ रहा यहाँ पर है, ये हमारे पास वर्क फंक्शन है, ये बताता है कि अगर हमारे पास एनर्जी जो है वो ग्रेटर हो जाए वर्क फंक्शन से, तब भी ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करें, तब भी ये जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन मेटल सरफेस से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। कैसे जरूरी नहीं है, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल देता हूँ। हम सपोज करते हैं कि अगर आपको पास होने के लिए, पेपर में पास होने के लिए 100 में से 40 नंबर दरकार है। ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अगर आपको 40 नंबर का हम लिख के दे दें, जिसे जिसे हम चीटिंग कहते हैं, अगर आपको चीटिंग मटेरियल प्रोवाइड कर दें 40 नंबर का, और आपको पेपर बिल्कुल भी नहीं आता, आपको 1 नंबर का भी पेपर नहीं आता, हम आपको 40 नंबर का लिख के दे दें,
तो ये क्या जरूरी है कि आप पास हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कभी भी जरूरी नहीं होता। क्यों जरूरी नहीं होता? क्योंकि देखें, जब हम आपको 40 नंबर का लिख के देंगे, हो सकता है उसमें कुछ चीज ऐसी हो जो पढ़ी ना जाए। ठीक है, जब एक चीज पढ़ी नहीं जाएगी तो आप लिखेंगे कैसे? या वो पढ़ी जाएगी, गलत पढ़ी जाएगी, आप गलत लिख देंगे, तो फिर भी आप पास नहीं हो सकेंगे, क्योंकि आपने पूरे तो 40 नंबर का किया था। अगर उसमें से 2-3 नंबर कट हो गए तो आप तो फेल हैं। सिमिलरली, अगर हम आपको ज्यादा भी लिख के दे देंगे, मसलन हम आप सपोज करते हैं हम आपके लिए 50 नंबर का लिख के दे दिया, तब भी क्या जरूरी है कि आप पास हो जाएंगे? नहीं, तब भी ऐसा तो जरूरी नहीं है कि आप पास हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप चीटिंग करते हुए पकड़े भी तो जा सकते हैं। अगर आपने टीचर ने आपको पकड़ लिया, तब आप कैसे पास हो जाएंगे? सेम सिचुएशन इसमें भी है। सेम सिचुएशन इसमें भी है कि अगर एनर्जी ज्यादा भी है वर्क फंक्शन से, तब भी जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स मैटर सरफेस से इजेक्ट करें। क्यों जरूरी नहीं है? मैंने आपको बता दिया है। ठीक है। अब इसमें जो हमने पढ़ा था कि एग्जाम वाली एग्जाम्पल में, कि उसमें चीटिंग आपको टीचर पकड़ लेगा चीटिंग करते हुए, इसमें क्या होगा, वो एनर्जी वेस्ट हो जाएगी कोलिजन की शेप में। ठीक है। तो वो पूरी एनर्जी उसको मिल नहीं सकेगी, कुछ एनर्जी कोलिजन की शेप में चेंज हो जाएगी, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकल सकेंगे। ठीक है। अब जिस इलेक्ट्रॉन जिस कंडीशन पे, जिस एनर्जी से बाहर निकलते हैं, ठीक है, मैटर सरफेस से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन जिस तरह बाहर निकलते हैं, सपोज करें कि एनर्जी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने एनर्जी दी। ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमने क्या दिया? एनर्जी दी। अब उसको रिक्वायर्ड है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाहर निकलने के लिए, तो इसमें वेस्टेज कोई नहीं है। ठीक है, इसमें कोई कोलिजन नहीं है। तो कितनी एनर्जी फिर बाहर निकलेगी? क्योंकि दो तो जाया होगी 8 में से। 8 - 2 जवाब क्या आएगा हमारे पास? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें एनर्जी प्रोवाइड की, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें चाहिए, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कोलिजन में जाया होगी, तो हमारे पास कितनी बाहर निकलेगी? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्योंकि ये 2 और 3 कितने मान जाएंगे? 5। 8 - 5 जवाब कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है। तो 3 जाया होगी इसमें कोलिजन में। सिमिलरली इसमें 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाया होगी, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर निकलेगी, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जाया होगी, तो हमारे पास 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी बाहर निकलेगी। अब देखें, सबसे ज्यादा किस में एनर्जी बाहर निकलेगी? 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि एनर्जी बाहर निकलेगी। और यही हमारे पास कहलाती है काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ये हमारे पास क्या कहलाती है? काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, देखें काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किसके बराबर होती है? E - 5। ठीक है, दिस इज द ई एनर्जी एंड दिस इज द 5। E - 5 काइनेटिक एनर्जी इसके बराबर होती है। अब हमें जानते हैं कि ई किसके बराबर होता है? HF के। ठीक है। सो इक्वेशन बिकम्स, ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? ई की जगह पे हमने एच एफ पुट किया, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हमारे पास क्या बन जाएगी? HF - 5। और यही हमारे पास कहलाती है आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। और ये इक्वेशन इतनी मशहूर हुई थी कि इस इक्वेशन की बदौलत उसने न्यूटन को नोबेल प्राइज भी दिया गया इन 1925 में। ठीक है। अब हालांकि आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दी थी। ठीक है, E = MC² भी उसने इक्वेशन दी थी, लेकिन उस इक्वेशन पे उसको कोई नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी बहुत ही ज्यादा मशहूर हुई थी, लेकिन उस पे उसको नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। नोबेल प्राइज दिया गया इस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की बदौलत, इसको नोबेल प्राइज मिला। ठीक है। अब हम जान लेते हैं कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या चीज है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जरूरी नहीं है कि हर जैसे ही आप लाइट फॉल करें तब हमारे पास मेटल्स की, इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन हो मेटल सरफेस से। ठीक है। लाइट भी कुछ तरह का बिहेवियर शो करती है। ठीक है। अब हर तरह की लाइट इलेक्ट्रॉन्स मेटल्स को, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को मेटल सरफेस से इजेक्ट नहीं कर सकती। ठीक है। अब कुछ स्पेशल फ्रीक्वेंसी की लाइट होती है जो कि हमारे पास मेटल्स को, मैटर सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करे। ठीक है। वो वाली जो फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है, वो हमारे पास क्या कहलाती है? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है। इसकी डेफिनेशन जान लेते हैं। इट इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑफ रेडिएशन दैट विल प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करती है। द इजेक्शन ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैटर सरफेस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर द metals. It is a constant for specific metal but may have may be different for different metals. अब देखें E ग्रेटर देन हमारे पास वर्क फंक्शन है।
ई की वैल्यू हमारे पास क्या होती है एच एफ, वो ग्रेटर देन किसके होगा, फाई के होगा। अब यहाँ से अगर एफ की वैल्यू निकालनी हो तो एच इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सिंपली ये मैथ है। इसमें जब ये डिवाइड होगा, ठीक है, तो ये हम इसको इक्वल कर देंगे। ये जो इक्वल होगी ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसके बराबर होगी, फाइव बाई एच के। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम शो करते हैं एफ नोट से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बनेगा, एच एफ नोट विच इज इक्वल टू फाइव। देखें फाइव, एच इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और एफ एफ मिनिमम की जगह पे क्या आ जाएगा एफ नोट। तो एच एफ नोट की जगह पे हमारे पास क्या फाइव की जगह पे क्या आ जाएगा एच एफ नोट। तो जो पहली इक्वेशन थी जो हमने पढ़ी थी वो हमें यही बताती थी कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एच एफ माइनस फाइव। अब फाइव की जगह पे हमारे पास क्या आ गया एच एफ माइनस एच एफ नोट। यहाँ से हम निकाल लेंगे इसकी स्लोप, निकाल लेंगे हमारे पास। ये देखें ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है यहाँ पर, ठीक है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये रिक्वायर्ड होती है। यह स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू एच, ठीक है। तो सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर है एच एफ माइनस फाइव के, ठीक है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे पास ग्राफ है फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी के दरमियान। यहाँ से हमने स्लोप को फाइंड आउट कर लिया है। और ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या कहलाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाता है, ठीक है। अब हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या चीज़ है, ठीक है। अब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का जो रिलेशन है वो उल्ट है एक दूसरे के, ठीक है। अगर तो फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी तो वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। अगर वेवलेंथ मिनिमम होगी तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब यहाँ पे हमने पहले पढ़ा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में जो फ्रीक्वेंसी है वो मिनिमम है। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमें समझ आना चाहिए जो वेवलेंथ है वो फिर क्या होगी, मैक्सिमम, ठीक है। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी, इज द मैक्सिमम वेवलेंथ दैट इंसिडेंट रेडिएशंस मस्ट हैव सो दैट फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट टेक प्लेस, ठीक है। यानी कि वो मैक्सिमम वेवलेंथ, ठीक है, जिस पे फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो, पैदा हो, ठीक है, वो हमारे पास थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहलाती है। इसकी इक्वेशन ये है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एच सी बाय लैम्डा। एक तो हमारे पास एनर्जी जो होती है वो एच एफ भी होती है, और अगर हमने उसको वो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में होती है, अगर हमने उसको वेवलेंथ की फॉर्म में लिखना तो वो हमारे पास क्या बन जाएगी एच सी बाय लैम्डा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एच सी बाय लैम्डा माइनस पाई, ठीक है, एट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। अब थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू माइनस पाई, ठीक है। अब देखें यहाँ से ये माइनस है, ये उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसको सिंपली मैथ किया है तो यहाँ से अगर थ्रेशोल्ड, ठीक है, वेवलेंथ की वैल्यू निकालनी हो तो वो क्या हो जाएगी एच सी बाई फाइव, एच सी बाई फाइव, ठीक है। सिंपली मैथ है इसमें। यहाँ पे आपने एच की वैल्यू पुट की, ठीक है, एच की वैल्यू पुट की, सी की वैल्यू पुट की और फाई की वैल्यू पुट की। ये एक वैसी एक एग्जाम्पल तौर पे लिया गया है कि जो हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ होगी वो कितनी होगी, 296 नैनोमीटर, 296 नैनोमीटर हमारे पास मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू होगी, जिसे हम क्या कहते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं, ठीक है। अब कहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं, जो जो हमने पढ़ा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, हम इसको यूज कहाँ पे कर सकते हैं। बेसिकली जब आपको चीजों का यूज ही नहीं पता होगा कि आप इसको कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं, तो आपको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। आप देखिए मैथ में इतनी लंबी लंबी क्वेश्चंस पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स वगैरह पढ़ते हैं, जब तक आपको यही नहीं पता होगा कि हम इसको डेली लाइफ में यूज कहाँ पे कर सकते हैं, तब तो उसको आपको पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। सिमिलरली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम यूज कहाँ पे कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे देखिए सोलर पैनल्स, ये देखें सोलर पैनल है। सोलर पैनल में हमारे पास यही होता है कि सूरज की लाइट आती है, ठीक है, सोलर पैनल से टकराती है और इससे मेटल्स, ठीक है, मेटल सरफेस, ये जो सरफेस होती है, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं और वो हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमारे पास सोलर चार्ज कैलकुलेटर, कुछ कैलकुलेटर्स भी होते हैं जो सोलर की मदद से चार्ज होते हैं, ठीक है। सिमिलरली कुछ डोर ऐसे होते हैं, सेंसर्स, ठीक है, जिन पर सेंसर लगे होते हैं जो कि सोलर की इसी मदद से होते हैं, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की मदद से ही होते हैं। और कैमरास पे भी जो सेंसर लगे होते हैं, ठीक है, वो भी सोलर की मदद से ही हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। अगर तो आपको समझ आया है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको इसी तरह की नई नई वीडियो मिलती रहें, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।